We learn today chapter chemical bonding and molecular structure, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना. We know that Lewis' approach helps in writing the structure of molecules, but it fails to explain the formation of chemical bond. So, VSEPR theory gives the geometry of simple molecules, but theoretically it does not explain them, and also it has limited applications. To overcome these limitations, the two important theories based on quantum mechanical principles are introduced, and these are valence bond theory and molecular orbital theory. तो जैसा कि हम जानते हैं कि लुईस अवधारणा से अणुओं की संरचना को लिखने में सहायता मिलती है, लेकिन उनके रासायनिक आबंध की व्याख्या करने में वह असमर्थ है. तो इसी के लिए VSEPR थ्योरी जो है हमारी, वो सरल अणुओं की आकृति को तो समझा सकती है, लेकिन उनकी व्याख्या नहीं कर सकती है, और इसका जो उपयोग है वो भी लिमिटेड है, सीमित है. तो इन कमियों को पूरा करने के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, जो क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है और जिसे हम संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा अणुकक्षक सिद्धांत कहते हैं. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत की हम बात करें तो ये जो सिद्धांत है वो सिर्फ ज्ञान पर आधारित है और इनके सभी पहलुओं को परिप्रेक्ष्य में संयोजकता आबंध सिद्धांत के गूढ़ विवेचन का इस पुस्तक में कहीं भी उल्लेख नहीं है. अतः इस सिद्धांत का वर्णन हम सिर्फ हाइड्रोजन H2 अणु के उदाहरण से करते हैं. तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन. तो ये इस हाइड्रोजन का है, इस हाइड्रोजन का ये प्रोटॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ ये जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा. ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे ये अट्रैक्शन हुआ. इसके साथ में हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा. तो ये H2 अणु में दोनों H कितने क्लोजेस्ट होंगे, कितने नज़दीक आएंगे, इसकी हम बात करें तो जब यहाँ पे क्या है, ये प्रतिकर्षण है, ये प्रतिकर्षण है, ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है. तो जहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो उस समय उनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी. और ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे के जहाँ पर नज़दीक आ जाएंगे उसे हम कहेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु आबंधित हो चुके हैं. तो अट्रैक्शन और रिपल्जन फोर्सेस दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो इस समय उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी और इस समय हाइड्रोजन परमाणु आबंधित कहलाएंगे. ये चीज़ हमें समझ में आ गई है. अब इस चीज़ को समझने के बाद में हम एक आगे बढ़ते हैं तो हमारा ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट आता है. कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम अब, ऑर्बिटल ओवरलैप. ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट की हम बात करें इसमें तो व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स कम क्लोज टू फॉर्म बॉन्ड, तो जब कोई दो ऑर्बिटल आपस में नज़दीक आती हैं तो उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी तो क्या होगा, तो सबसे पहले s ओवरलैप,
ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है, ये दूसरी s ऑर्बिटल, ये ओवरलैप करेंगे, यानी कि वो एक दूसरे के नज़दीक आते आते ये पोजीशन में आ जाएंगे, कुछ पार्ट उनका ओवरलैप हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ओवरलैप, यानी एक के ऊपर एक पार्ट का आ जाना। चलिए, अब ये तो s ऑर्बिटल की बात करी हमने। अब दो p ऑर्बिटल हो तो वो कैसे ओवरलैप करेगी? p orbital shape is dumbbell shape. These are overlap this type. ये ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेगी। अब p z ऑर्बिटल की बात करें तो ये कैसे ओवरलैप करेगी? तो ये पार्शियली ओवरलैप करेगी, पार्शियली यानी कि साइड वाइज ओवरलैप होगा इसमें। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे कैसा आ रहा है? कम। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी कैसी है? ज़्यादा है। पी वाई की बात करें हम तो ये पी वाई ऑर्बिटल हो गई दोनों, ये आपस में ओवरलैप करेगी तो कैसे ओवरलैप करेगी? साइड वाइज ओवरलैप करेगी। अब एक p और एक s ऑर्बिटल की बात करें हम तो ये कैसे ओवरलैप करेगी? ये इस तरह से ओवरलैप करती है। तो ओवरलैपिंग कैसे क्या हो रहा है ये हमको समझ में आ गया है। तो इसमें पार्शियल कुछ पार्ट यदि साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग यानी कि एक ही एक्सिस के ऊपर ओवरलैप हुआ है ये। तो इस तरह का जो ओवरलैपिंग है इनके प्रकार हैं, इन प्रकारों को हम क्या बोलेंगे? ये एस एस ऑर्बिटल के बीच में हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एस एस ओवरलैपिंग। ये पीपी के बीच में हुआ तो ये पीपी ओवरलैपिंग। फिर ये भी पीपी ओवरलैपिंग है। और ये कौन सा है? एसपी ओवरलैपिंग। तो इस तरह से अलग अलग ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैपिंग को हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन। अतिव्यापन। तो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस की हम बात करें तो या तो वो एक्सियल होगा या तो कैसा होगा? साइड वाइज होगा। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो दो प्रकार के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड एंड अदर वन इज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होता है? इन केस देयर इज द ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल along the इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जब कोई दो s ऑर्बिटल एक ही एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करती है और इस तरह का एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। दिस वन इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड। दिस वन इज पाई बॉन्ड क्योंकि इसमें साइड वाइज हुआ है ओवरलैपिंग। ये भी कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। एंड दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है? In the formation of pi bond, the atomic orbitals overlap in such a way that their axes remain partial or parallel to each other and perpendicular to the intermolecular axis. The orbitals formed due to side-wise overlapping consist of two orbitals and the charge clouds is less. So this type of bond formation is known as pi bond. So the pi bond is the sidewise overlapping bond form is known as pi bond, and when axial overlapping the bond formation is known as a
सिग्मा बॉन्ड। तो यदि पार्श्वीय अतिव्यापन होता है तो बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पार्शियली अतिव्यापन ये है, जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। और जब एक ही एक्सिस के ऊपर होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, अक्षीय अतिव्यापन, तो उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो एग्जाम में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देख ली है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड ओवरलैपिंग एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इतनी चीज़ें हम अच्छे से समझ चुके हैं। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। Chapter 4 Chemical Bonding and Molecular Structure. Today's topic is hybridization. In order to explain the characteristic geometrical shapes of polyatomic molecules like CH4, NH3, H2O, Pauling introduced the concept of hybridization. तो यहाँ पर जो पोलीएटॉमिक यानी बहुपरमाणु कणु है, जैसे कि CH4, NH3, H2O आदि के ज्यामितीय आकार को समझाने के लिए पाउलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं संकरण को इंट्रोड्यूस किया। तो संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक ऑर्बिटल combine to form new set of equivalent orbitals known as hybrid orbitals, and unlike pure orbitals, the hybrid orbitals are used in bond formation and this phenomenon is known as a hybridization. तो यहाँ पर जितने परमाणु कक्षक होती है वो आपस में संयुक्त होकर के नई कक्षकों का निर्माण करती है। तो उतने ही जितनी परमाणु कक्षक आपस में संयोग करती है, आपस में कंबाइन होती है, उतनी ही संख्या में नई परमाणु कक्षकों का निर्माण होता है। तो इस नवनिर्मित परमाणु कक्षकों को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी संकरित कक्षक। और इस परिकल्पना को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। तो साइलेंट फीचर्स क्या है इसके हाइब्रिडाइजेशन के? तो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। तो जितने परमाणु कक्षकें आपस में संयोग करती है उतने ही नवनिर्मित संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। The hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. जो नई संकरित कक्षकें बनती है उनका आकार और उनकी ऊर्जा कैसी होती है, समान होती है। The hybrid orbitals are more effective in formation of stable bonds than the pure atomic orbitals. तो जो संकरित कक्षकें होती है उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, सामान्य प्योर परमाणु कक्षकों की अपेक्षा अधिक होता है। The hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pairs and thus a stable arrangement. Therefore, the types of hybridization indicates the geometry of the molecule. तो अब यहाँ पे सबसे एक महत्वपूर्ण बात करें हम, तो जब स्पेस में नई संकरित कक्षकें होती है तो वो इस तरह से स्थित होती है अवकाश में कि उनके बीच में कम से कम न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। तो आप देखते हैं कि संकरण क्या दर्शाता है, किसी भी परमाणु की ज्यामिति को दर्शाता है। तो ज्यामिति दर्शाने की वजह ही वही है कि वो परमाणु इस तरह से स्थित होता है अवकाश में कि उनके बीच में न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में। तो सबसे पहले द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। तो जो कक्षकें होती है
वो संयोजकता कोश में उपस्थित होनी चाहिए। द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। तो जो हाइब्रिडाइजेशन संकरण में भाग लेने वाली कक्षकें होती हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। तो किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन यानी उत्तेजित होकर के जाना आवश्यक नहीं होता है। इट इज नॉट नेसेसरी that only half-filled orbitals participate in hybridization. In some cases, even filled orbitals of valence shell take part in hybridization. तो संकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अर्ध भरे हुए कक्षक भाग लेते हैं, ये आवश्यक नहीं है। कई केसेस में फिल्ड यानी कि पूरी तरह भरे हुए कक्षक भी जो संयोजकता कोश में पूर्णतः भरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन, वे भी संकरण में भाग लेते हैं। तो संकरण क्या चीज़ है ये समझ में आ गया है। संकरण में सबसे पहले अलग अलग संकरण है। एक है sp संकरण, दूसरा होता है sp2, तीसरा होता है sp3। ऐसे बहुत सारे हैं आपके सिलेबस में। आज हम देखते हैं sp संकरण। सबसे पहले तो sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं BeCl2। सेंट्रल एटम कौन सा है? बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। चलिए, अब उत्तेजित अवस्था में बेरिलियम आता है तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को आगे खसकाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p1 में। तो ये एक s और एक है p कक्षक आपस में संयुक्त होती है किसकी? बेरिलियम की। तो बेरिलियम की ये एक s और एक p मिलकर के कौन सी बनाई इन्होंने? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनके साथ में Cl के एटॉमिक नंबर कितना है? 70। तो नियोन के 10 चले गए, 3s2 3p5। तो 3p5 में देखिए आप क्या पोजीशन है? 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p5 में ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये px ऑर्बिटल हो गई, ये py हो गई, और ये pz ऑर्बिटल ऐसी है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक pz ऑर्बिटल किसकी लग गई यहाँ पे? Cl की। और एक pz ऑर्बिटल कहाँ लग गई? यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है? तो ये एक ही अक्ष पर हुआ है सब कुछ। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड। ये भी क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड। इस संकरण में ये जो बॉन्ड एंगल होता है या ये होता है 180 डिग्री का, और इसका आकार होता है रेखीय यानी कि लीनियर। ये संकरण हमको समझ में आ गया है। इसमें कौन सा संकरण समझाया है मैंने? ये sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा हम देखते हैं sp2। sp2 संकरण की बात करें हम तो बोरोन BCl3। तो BCl3 की बात करें तो सेंट्रल एटम क्या है? बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, 1s2 2s2 2p1। तो अब ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन तो है इसमें। अब एक्साइटिंग स्टेट की बात करें बोरोन की। एक्साइटिंग स्टेट बताने के लिए इस पे स्टार बनाना है।
तो 1s2 2s में से ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें। तो अब ये एक s और ये दो p मिलकर ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो इसका आकार कैसा होगा, बोरोन का ये इस तरह से, ये बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। अब इसके साथ में Cl की कौन सी बची थी यहाँ पे ऊपर पे 5 वाले, तो 3 Cl की लगानी है हमको। तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और ये बॉन्ड एंगल कितना आएगा, सभी 120 का। तो ये हमारा यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना आया है, 120 का। तो sp3 की बात करें हम, तो sp3 के लिए उदाहरण है CH4। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, परमाणु क्रमांक 6, 1s2 2s2 2p2। तो 1s2 एज इट इज, 2s2 में 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटिंग स्टेट में क्या होगा, 1s2 इसकी बात करें हम, तो 1s2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन थे इसमें। तो अब एक्साइटिंग स्टेट होगा, इसमें क्या होगा, 1s2 के तो 2 इलेक्ट्रॉन इसी में रहेंगे, 2s2 में से 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये 2p में ये 2 तो थे ही और ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये 1s और ये 3p, यानी कि 1s2 एज इट इज है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, ये एक एक्साइटिंग स्टेट में 2s में से भी चला गया, 2 ऑलरेडी थे। तो ये 1s और ये 3p मिलकर के कौन सा संकरण करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कार्बन की ऑर्बिटल कैसी आएगी, ये इस तरह से आएगी और इनका बॉन्ड एंगल होगा 109.28 डिग्री का। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितना है, 1। तो 1s1 s ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्फेरिकल। तो ये 4 हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं। सो दिस 4 हाइड्रोजन्स आर अटैच विद दिस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड फॉर्म दिस टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से यहाँ पे कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों हाइब्रिडाइजेशन देख लिए हैं, sp, sp2 एंड sp3 संकरण क्या होता है ये हमें अच्छे से समझ में आ गया है। और ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जाम्पल और एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन इन मेथेन। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो आगे हम देखेंगे एसिटिलीन और इसमें कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन, इथिलीन में।